तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल करेंसी के बारे में। आइए चलिए जानते हैं ग्लोबल करेंसी होती क्या है। तो ग्लोबल करेंसी उसको कहते हैं कि किसी नेशनल करेंसी को जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली हर कंट्री जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है, प्लस हर कंट्री के पास उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व होता है उनके सेंट्रल बैंक्स में। जो ब्रिक्स है उसकी करेंसी जो है वो क्यों इंटरनेशनल या ग्लोबल करेंसी नहीं बन सकती, उसके कुछ फैक्टर मैं बताता हूँ। जैसे कि जो ब्रिक्स हैं वो इंटरनल यूज़ में उस करेंसी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबली उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर जो पॉइंट है उसमें ये है कि इंडिया के कुछ एनिमीज़ हैं, रशिया के भी कुछ एनिमीज़ हैं और चाइना के भी कुछ एनिमीज़ हैं। ठीक है, और ग्लोबल करेंसी का मेन जो पॉइंट होता है वो होता है कि हर कंट्री ग्लोबली उसको रिकॉग्नाइज करे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दो को छोड़ दिया हमने चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ग्लोबली उसको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। ठीक है, एंड अल्टरनेटिव इसका एक और है कि बार्टर सिस्टम को यूज़ किया जाए। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि मैं आपको कुछ दूं, आप मुझे कुछ दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे गेहूं की ज़रूरत है और आपको चावल की ज़रूरत है, तो मैं आपको चावल दे दूं और आप मुझे गेहूं दे दें, हम दोनों की नीड पूरी हो गई। लेकिन अगर मुझे लोहे की ज़रूरत है और आप और मेरे पास लोहा नहीं है, ठीक है, मेरे को लोहे की ज़रूरत है, मेरे पास लोहा नहीं है, आप मुझे जो है आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको गेहूँ दे दूँ, लेकिन मेरे पास गेहूँ है ही नहीं। तो यहाँ पर ये बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है, यानी कि हर जगह ये पॉसिबल नहीं होता। और प्लस इसमें मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि इंडिया जो है, इंडिया और रशिया के बीच में ऑयल जो ट्रेड हो रहा है उसके बदले जो है इंडिया रशिया के लिए जो है शिप्स बिल्ड करेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का भी नुकसान है ना, कि हमें कई सालों तक, हो सकता है 50 सालों तक या 100 सालों तक उनके लिए शिप्स बिल्ड करनी पड़े, है ना। तो इकोनॉमिकल बर्डन भी पड़ता है। देन प्रॉब्लम इफ ए करेंसी जो है कंट्री की करेंसी ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो जाए तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला हो सकती है कि जो है पूरी दुनिया की जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं उनकी सारी डिपेंडेंस एक ही इकोनॉमी पे हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेट डिप्रेशन, जब यूएसए की इकोनॉमी गिर गई थी, यानी कि डिप्रेशन में चली गई थी, तो पूरी ग्लोबली उसका असर हुआ था, सबकी इकोनॉमी गिर रही थी। देन बेनिफिट्स भी होते हैं, यूएसए को बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि उन्हें लोन अगर चाहिए तो वो लो कॉस्ट पे मिल जाता है। ये होता क्यों है, बेसिकली जो स्टेबल इकोनॉमी होती है जैसे कि यूएसए, उन पर जो इन्वेस्टर होते हैं उनका ज़्यादा ट्रस्ट होता है, इसलिए उनको लोअर इंटरेस्ट पे लोन मिल जाते हैं। प्लस जो है उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो इजीली रिमूव हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो हाई नंबर में जो है ट्रेड करते हैं और हाई अमाउंट में ट्रेड करते हैं। पूरा ग्लोब का जितना भी पैसा रिवॉल्व होता है वो यूएसए से ही होता है, इसलिए उनके ट्रेड डेफिसिट इजीली रिमूव हो सकते हैं। देन उनको ट्रैवल में भी बेनिफिट होता है। अगर कोई यूएसए का बंदा आकर हमें डॉलर देगा तो हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, हम उनसे ये नहीं कहते कि भाई आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें या कुछ भी, हम ले सकते हैं उसको, बाद में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये भी फ़ायदा होता है। दैन लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड हाई से मेरा मतलब है कि स्टेबल इकोनॉमी है, इसका मतलब आपकी रिसर्च जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, आप साइंस में आगे होंगे, आप रिसर्च में आगे होंगे। देन अदर कंट्रीज़ पे इसका बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर बड़ा जो इकोनॉमी अगर वो डिप्रेशन में चले जाए, मैं जैसे कि मैंने बताया था, तो सब पे इसका असर पड़ेगा। तो यूएस डॉलर जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी करेंसी में रिकॉग्नाइज हुआ कैसे? जो ग्लोबल करेंसी में यूएसए का डोमिनेंस था वो 20th सेंचुरी से था, यानी कि 1950 से ही जो यूएसए है वो इस रेस में आगे था। क्यों था? क्योंकि ब्रिटेन वुड जो एग्रीमेंट हुआ था 1944 में, वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोपियन जो नेशन थे वो वीक हो चुके थे, उनका सारा जो सोना था वो यूएसए के पास था, एंड लोग भी माइग्रेट कर रहे थे यूरोप के यूएसए में। तो जो यूरोप था, जो इकोनॉमिकल हब था पहले, वो वीक हो गया। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी एक ऐसे इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर की जो स्टेबल हो। तो यूएस से आगे आया और जितनी भी वर्ल्ड की करेंसीज हैं वो यूएसए के साथ पैक्ड कर दी गई। पैक्ड का मतलब होता है
लिंक कर दी गई। और यूएसए की करेंसी भी जो है वो पैक्ड है गोल्ड से इटसेल्फ। ठीक है, वो यूएसए जो करेंसी है वो गोल्ड से लिंक है। अभी गोल्ड से यूएसए के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा जो है गोल्ड रिजर्व है। अब लोग कहेंगे कि भाई इंडिया के पास भी गोल्ड है ना, इंडियन हाउस होल्ड के पास काफ़ी ज़्यादा पुराना सोना पड़ा है, उसको यूज़ कर लेते हैं। देखो कर तो लेते हैं, लेकिन जो इंडियन इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। हम इतनी ज़्यादा ग्लोबल ट्रांजैक्शन नहीं संभाल सकते एक साथ। देन मिलिट्री पावर भी एक बड़ा फैक्टर है। यूएसए जो है वो एक साथ 3 वॉर संभाल सकता है। ये एक तरीके का जो है सप्रेस भी नहीं होने देता यूएसए को, प्लस एक एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है कि कोई भी ऐरा गैरा उसको आके छेड़ नहीं सकता। देन जो ये डिफेंस है या फिर मिलिट्री है वो एक्ट करती है एज एन वाइट ब्लड सेल इन योर बॉडी। ठीक है, जैसे कि कुछ भी अगर बैड हैपनिंग होती है तो यूएसए उस पर एकदम से अटैक कर देता है। अगर यूएसए चाहे तो किसी कंट्री को कह देगा कि मैं इस पे कब्जा कर रहा हूँ और रातों रात उस पर हमला कर सकता है। इतनी ज़्यादा मिलिट्रिकल पावर है जो कंट्री को स्टेबल बनाती है। और इतनी बड़ी मिलिट्री पावर किसी के पास करंटली है नहीं, चाइना के पास भी नहीं है, और रशिया वीक हो रहा है। देन पॉसिबल जो करेंसी होती है फ्यूचर की वो कौन कौन सी हो सकती हैं। पहला है यूरो, देन है चाइना युआन। जो चाइनीज़ युआन और यूरो है ना उनमें मेजर प्रॉब्लम है कि उनके पास इतनी मिलिट्रिकल पावर नहीं है। देन उनके एनिमीज़ हैं, चाइना की करेंसी कभी भी इंडिया नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ऐसे ही वाइस वर्सा यूरो के साथ भी है। देन इसका सेकंड थर्ड जो ऑप्शन है वो है एसडीआर। एसडीआर क्या होता है, बेसिकली ये होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो आईएमएफ ने बनाए थे 1969 में। ये एक आर्टिफिशियल करेंसी है, इसलिए ये एक तो स्टेबल नहीं है। देन इसमें सिर्फ जो पूल करते हैं पैसा, ये होता क्या है कि 5 कंट्री हैं और वो वर्ल्ड में जो पूल करती हैं आईएमएफ को पैसा देती हैं कि जब भी हमें कोई दिक्कत आएगी तो हम यहाँ से पैसा निकालेंगे। तो पूरा डिपेंडेंस जो जो पूल है करेंसी का आईएमएफ के पास वो सिर्फ 5 ही कंट्रीज़ पे है। ठीक है, और वो सब राइवल हैं। यूएसए हो गया, जापान हो गया एंड चाइना। यूएसए और चाइना की नहीं बनती तो ये भी एक ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। देन डिजिटल करेंसी हो सकता है जैसे क्रिप्टो। क्रिप्टो को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसी अनस्टेबल करेंसी है, वो कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। देन होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स का मैंने बता दिया कि इंटरनल यूज़, यानी कि ब्रिक्स के जो 5 देश अगर वो अपने आप में ही इसका यूज़ करते हैं तो बेटर है, वरना बाहर इसको कोई नहीं ग्लोबली एक्सेप्ट करेगा। देन कंक्लूजन में अगर बात करें तो मैंने 3 फैक्टर फाइंड किए हैं। पहला है पावर होनी चाहिए कंट्री के पास, देन स्टेबिलिटी होनी चाहिए एंड देन ट्रस्ट होना चाहिए ग्लोबली। तभी जाके वो अपनी करेंसी को ग्लोबल एक्सेप्टेबल करेंसी बना सकता है। देन इंडिया का मैं एक और, अगर आप कन्विंस नहीं हुए तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने कुछ साल पहले एक कोर्स किया था जिसमें मैंने अ, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देने वाले इंसान के साथ काम किया था, बहुत पहुँचे हुए इंसान है वो। उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ काम किया था 2007 में। और उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट की नींव रखी थी इंडिया में 2007 में। वो उस कमेटी में थे, तो मतलब काफ़ी पहुँचे हुए थे वो। और उन्होंने मुझे बताया कि इंडिया का जो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट है वो वीक है। अगर इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे फ़र्क ये पड़ता है कि अगर मुझे किसी कंपनी को फंड रेज करना है किसी प्रोजेक्ट के लिए तो मेरे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो मेरी कंपनी के पास इतने फंड हो, या फिर मैं खुद अपने पर्सनल पैसे लगाऊं, या फिर मैं आईपीओ जो है वो इशू करूं। अब आईपीओ जिसको पता है कंपनीज ऐसे ही नहीं इशू कर देती। ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है। फ्लोटेशन कॉस्ट होता है उसको इशू करने की कॉस्ट। तो आईपीओ भी इतना यूज़ नहीं कर सकती कंपनीज। तो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट वीक होने की वजह से इंडियन इकोनॉमी का जो है वीक है। और एस्टीमेट है कि 2030 तक 200 से 300 100 से 200 करोड़ तक हो जाएगी ये मार्केट। लेकिन अभी ये जो है मैच्योर नहीं है, इसलिए इंडियन इकोनॉमी जो है वीक है और ग्लोबल इकोनॉमी नहीं बन सकती। ये थी मेरी रीजनिंग। इतना ही है इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।